ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हेलो, क्लास फिजिकल वालों को बोल रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने चैप्टर 1 पढ़ा था। चैप्टर 1 के हमने 4 एमसीक्यूज करे थे। आप लोग एक काम करें, आप लोग जो है बाकी सारे एमसीक्यूज घर से सॉल्व करें, क्रॉस क्वेश्चनिंग करें। कोई भी सवाल हो तो सिंपल सा प्रोसीजर है, मैंने आपके बुलेट पॉइंट समझा दिए। ठीक, कुछ एमसीक्यूज मैंने सॉल्व करवा दी, मैं ज्यादा सॉल्व नहीं करवाऊंगा। उसका रीजन ये कि टाइम लिमिटेड है हमारे पास ना, कॉन्सेप्ट सारे मैं क्लियर करवाऊंगा। क्या करना है, कोई भी सवाल है नेक्स्ट क्लास के अंदर कमेंट सेक्शन में या फिर फिजिकल क्लास के अंदर आप लोगों ने मुझसे सवाल पूछने हैं। ठीक है, मैं उसका रिस्पॉन्स, यानी जो भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, जो एमसीक्यू समझ में नहीं आ रहा, वो आपने मुझसे पूछना है। क्लियर है? क्लियर है? ओके। अच्छा, ऑनलाइन क्लास में जो जो लोग शामिल है, जरा मुझे अपना नेम बता दें। जो लोग कल की क्लास में नहीं थे उनके लिए इतना मसले वाली बात नहीं थी। चैप्टर 1 मैंने पढ़ाया है, आपको नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कवर करवा देंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है यार। चैप्टर नंबर 2 के अंदर पेज नंबर हम 290 से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले वाले पेज के ऊपर 3 चीजें हैं आपके पास: एटम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अच्छा, वैसे एक बात बताइए, एटम क्या होता है क्लास? सब बच्चों को पता है। स्मॉलेस्ट, एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है? एक सवाल है, एटम किस चीज से बना है? एटम किस चीज से बना हुआ है? जल्दी 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 जल्दी। बेटा चैट वाले भी जवाब देते हैं हाथ के हाथ ना। एटम किस चीज का बना है? सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा जवाब है। एटम किस चीज का बना है? हाँ, एटम किस चीज से बना है? एटम में क्या होता है? ये एटम बना हुआ है ना, एटम में क्या? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, यही है ना एटम के अंदर। तो एटम तो स्मॉलेस्ट नहीं रहा। सही है, डेफिनेशन यही है, बच्चों को पढ़ाने के लिए ही कहते हैं। स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल बड़ी पुरानी डेफिनेशन है, बट फिलहाल यही रखें आप ना। ठीक है। एटम बेटा, एटम बना हुआ होता है 3 चीजों का। उनमें से एक है प्रोटॉन। बल्कि एक काम करें, मैं प्रॉपर इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ। एटम में 2 चीजें होती है, होती है न्यूक्लियस और एक हमारे पास एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन के लें या पार्ट के लें। ठीक है। अब जैसे कि ये हमारा एटम है सिंपल सा, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये हमारा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है। बाकी का जितना भी ये सारा एरिया हमारा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है। ओके, न्यूक्लियस सेंटर में। जी जी। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, हमारे पास प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाकी कुछ चीजें होती हैं, वो यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर जाके हम देखेंगे, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एम आई क्लियर? प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। जिनकी वीडियोस ब्लर आ रही है बेटा, अपनी वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी इंप्रूव करें यहाँ, क्योंकि अगर मेरे मोबाइल में क्लियर आ रही है तो यानी कि आपके मोबाइल में भी क्लियर आनी चाहिए। वीडियो क्वालिटी को आप एक काम करें, ऑटो लग हाई पिक्चर क्वालिटी पे चलिए, 720p पे ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर दें। ओके, अब क्लियर स्क्रीन दिख रही होगी आप लोगों को। ओके, क्लियर है यहाँ तक? तो मैंने आप लोगों को अभी क्या पढ़ाया? मैंने आपको बताया क्या हर चीज एटम से बनी है। एटम्स के अंदर 2 पार्ट होते हैं, न्यूक्लियस, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट।
एक्स्ट्रा न्यूक्लियर के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड दोनों होते हैं। यहां तक कोई इश्यू किसी को क्लियर है? यहां तक अब प्रोटॉन का मास तकरीबन ऑलमोस्ट है ना, ये इक्वल नहीं होता, ऑलमोस्ट 1 mu के बराबर होता है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का ऑलमोस्ट 1 mu के बराबर होता है। क्लियर है? इजी है। और इलेक्ट्रॉन का ऑलमोस्ट, बेटा ये एक्यूरेट वैल्यूज नहीं है, इसे समझाने के लिए बच्चों को बोलते हैं, इसको हम नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं, यानी कि 0 mu कंसिडर करते हैं इसको हम ना। इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन का मास नहीं होता, इसका मतलब ये है कि हमने इलेक्ट्रॉन का मास को नेग्लिजिबल कंसिडर किया है। नेग्लिजिबल, हाँ, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास सेम है, मास। क्लियर है? उसकी ये वाली बात अभी इसलिए समझा रहा हूं कि ये वाली बात आपको आगे भी काम में आएगी। ओके, इलेक्ट्रॉन का मास ना के बराबर होता है, नेग्लिजिबल, 0। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके ओके, मेरी बात समझिएगा जरा। प्रोटॉन का मास कितना है? 1 mu। न्यूट्रॉन का मास कितना है? 1 mu। इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? 0 mu। लेकिन ये इसका एक्चुअल मास नहीं है, ये इसका एक्चुअल मास नहीं। एक्चुअल मास प्रोटॉन का होता है 1.0000 समथिंग, न्यूट्रॉन का मास होता है तकरीबन 0.000 समथिंग, इलेक्ट्रॉन का मास है 0.0000 समथिंग। अरे समथिंग को हम इग्नोर कर देते हैं, हम प्रोटॉन को 1, न्यूट्रॉन को 1 और इलेक्ट्रॉन को 0 कंसिडर कर लेते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि अगर लेक्चर मिस हो जाए तो क्या किया जाए? तो लेक्चर मिस हो जाए तो आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, आपकी वीडियो इंटरनेट पर अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पर, इसी चैनल पर ना, तो आपको वहां से मिल जाएंगी सारी चीजें ना। फिलहाल आपका फोकस करंट लेक्चर को होना चाहिए। ओके, अच्छा, अब यहां तक कोई मसला? अब मुझे एटम का वजन निकालना है, तो मैं इलेक्ट्रॉन को प्लस करूंगा, इलेक्ट्रॉन तो ना के बराबर है ना। जैसे कि मुझे हाइड्रोजन का मास निकालना है, किसका मास निकालना है मुझे? हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन होते हैं? हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन है भाई? हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है और 0 न्यूट्रॉन है। इसका मास कितना होगा भाई? प्रोटॉन का 1, इलेक्ट्रॉन का 0 और न्यूट्रॉन तो वैसे ही नहीं है, तो टोटल मास कितना हो गया? 1 mu। कितना हो गया? 1 mu। इसका मास नंबर भी कहते हैं, क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करना, प्रोटॉन का 1 काउंट कर लिया तो 1 हो गया। अच्छा, हाइड्रोजन का एक एलिमेंट एक होता है ड्यूट्रियम, इसको इग्नोर कर, दूसरी वाली हाइड्रोजन में एक न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, ये ड्यूट्रियम की बात कर रहा हूं। बल्कि हीलियम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं हम? हीलियम। अब हीलियम जो है उसके अंदर 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 न्यूट्रॉन। अब इसका मास कितना होगा? यस, इलेक्ट्रॉन को इग्नोर कर, टोटल मास कितना हुआ इसका? मास हुआ इसका 4। क्या हुआ? मास 4। तो यानी कि मास निकालने के लिए हमें खाली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को काउंट करना है। ओके, तो मास नंबर हम सिंपली यहां पे डेफिनेशन लिखिए, मास द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, मास नंबर का सिंबल होता है ए। क्या होता है? ए। क्लियर है? ये वाली बात दिमाग में रखिएगा, मास नंबर का फॉर्मूला ये है, मैं बोर्ड पर दोबारा लिख देता हूं। एटॉमिक मास या फिर मास नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, जेड का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन है प्लस न्यूट्रॉन। क्लियर है? ए का मतलब है एटॉमिक मास या फिर मास नंबर, दोनों बातें एक ही हैं। ओके, जेड का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। अच्छा, जेड का मतलब, अच्छा ये वाली बात दिमाग में रखिएगा, एटॉमिक नंबर बोलूं या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोलूं, दोनों बातें एक ही हैं, दोनों बातें एक ही हैं। क्लियर है यहां तक? अब ये सारी बातें तो बच्चों वाली 9 क्लास के में पढ़ते हुए आए आप लोग ना, हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी करके आगे बढ़ते हैं। अब सीधी सीधी सी बात है, अगर हमें न्यूट्रॉन्स निकालना, हमें क्या निकालने हैं भाई? एक एलिमेंट के अंदर सपोज करें उसके अंदर उसका एटॉमिक मास है 48। कितना एटॉमिक मास है उसका? 48 एटॉमिक मास का मतलब क्या है? उसके अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 48 है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। लेकिन ये नहीं पता प्रोटॉन कितने, ये नहीं पता न्यूट्रॉन कितने।
हमें उसने बोला इसका एटॉमिक नंबर है 12 और एक काम करना है 26, कितना है उसका एटॉमिक नंबर, कितना है 26। अब यानी कि हमें मालूम है 26 प्रोटॉन है, 26, ये वाली बात क्लियर है, हमें क्लियर हो गई वाली कि 26 प्रोटॉन है, यहां तक कोई इश्यू। ओके, अब हमें सिर्फ क्या करना है, हमें Z में से A को माइनस करना है, तो हमें क्या मिल जाएंगे, न्यूट्रॉन मिल जाएंगे। भैया का 48 टोटल है, भाई क्लास में 100 लोग हैं, 60 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने होंगे, 40 होंगे ना, माइनस करके आए ना, 100 में से 60 को माइनस कर दिया, टोटल 48 है। प्रोटॉन कितने हैं हमारे पास, हाँ 26 है, तो माइनस करने का आपका आंसर आएगा 22, ये न्यूट्रॉन हो गया हमारे पास। क्लियर है, इजी है। बेटा जिनको नहीं पता ये क्लास कौन सी चल रही है, वो EKT की क्लास चल रही है। ओके, ओके, यहां तक कोई इश्यू समझ में आ गया, आगे बढ़े। अब ये तो पता है फोटोन क्या होता है। अच्छा अब एक बात समझिएगा जरा बेटा, दुनिया में जो है ना आप लोगों को एक बात थोड़ी सी गलत पढ़ाई गई है कि एटम फंडामेंटल पार्टिकल है, प्रोटॉन फंडामेंटल पार्टिकल है। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, जो किसी चीज से ना बना, जो किसी चीज से, इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल है, इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल है, फंडामेंटल का मुराद ये है जो सबसे छोटा हो असल में। भाई देखो घर ईंटों से बना है, ईंटें भी किसी चीज से बनी होगी, वो भी किसी चीज से बना होगा, वो भी किसी चीज से बना होगा, कहीं ना कहीं जाके तो रुकेगा ना, कोई ना कोई तो ऐसी चीज होगी किसी से नहीं बनी, वो फंडामेंटल कहलाती है। वो क्या कहलाती है, फंडामेंटल। फंडामेंटल पार्टिकल्स काफी सारे होते हैं, लेकिन वो हमारे कोर्स का उसका स्कोप नहीं है। एटम फंडामेंटल नहीं है ना, क्योंकि एटम प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, तो नहीं, मतलब ये कि देखें एक चीज है, जो जो खुद किसी चीज से नहीं बना वो फंडामेंटल होगा ना, वो बुनियादी होगा, वो क्या होगा, बुनियादी। एम आई क्लियर, एम आई क्लियर। अब सिंपल सा लॉजिक है मेरा, फोटोन है, फोटोन लाइट का फंडामेंटल पार्टिकल है, फोटोन किसी चीज से, तो वो फंडामेंटल कहलाएगा। इलेक्ट्रॉन किसी चीज से नहीं बना, वो फंडामेंटल कहलाएगा। प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी ना किसी चीज से बने, ये भी किसी चीज से बने, यानी कि एटम से, एटम प्रोटॉन से बना है और प्रोटॉन किसी और चीज से बने। वो जो किसी और चीज से बने तो क्वार्क्स बोलते हैं, लंबा टॉपिक है, वो भी हम नहीं पढ़ रहे, लेकिन वो फंडामेंटल कहलाएंगे। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, बुनियादी, बुनियादी, जो सबसे ज्यादा छोटा हो, सबसे ज्यादा सिंपल, जो किसी और चीज से ना बना हो। ओके, फंडामेंटल, ये फोटोन की डेफिनेशन है, स्मॉल पैकेट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, स्मॉल नहीं स्मॉलेस्ट आएगा, सबसे छोटा यूनिट है फंडामेंटल एनर्जी का, ठीक है। यानी कि लाइट जब भी हम मेजर करेंगे ना, वो हम फोटोन्स के अंदर मेजर करते हैं, ठीक है। लाइट की इंटेंसिटी, कितने फोटोन्स आ रहे हैं, मिसाल के तौर पर ज्यादा फोटोन्स आ रहे होंगे तो ज्यादा लाइट आ रही होगी, कम फोटोन्स आ रहे होंगे तो कम लाइट आ रही होगी, ठीक है। फोटोन्स की वेवलेंथ होती है, फोटोन की एनर्जी ज्यादा होगी तो उसका मतलब क्या, उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, अभी हम पढ़ेंगे थोड़ा सा ना। फोटोन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का सबसे छोटा यूनिट। अब ये कौन कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जीज होती है हमारे पास, चैट में भी मुझे बताएं, कौन कौन सी फंडामेंटल एनर्जी है हमारे पास। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी क्या क्या होती है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, थोड़ी एनर्जी इसकी बढ़ा दो, आगे आती है अल्ट्रा वायलेट, क्या आती है, एक होती है विजिबल लाइट जो हम देख सकते हैं, थोड़ी एनर्जी बढ़ा दो तो हो जाती है हमारे पास अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट हमें दिखती नहीं है, अगर हमें दिख लेंगी हमारी आंखें खराब कर सकती है, ठीक है। इसकी और एनर्जी बढ़ा दो हमारे पास आ जाती है एक्सरे, थोड़ी और एनर्जी बढ़ा दो हमारे पास आ जाती है गामा रे, एनर्जी कम करो विजिबल लाइट से तो हमारे पास आती है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड भी हमें नहीं दिखती, लेकिन ये वो वाली लाइट है जो हमारी बॉडी से निकलती है, जो हमें दिखती नहीं लेकिन हमारी बॉडी से निकलती जरूर है। कैमराज आते हैं हीट सेंसिटिव कैमराज, जिसमें हम पीले पीले पर्पल येलो येलो नजर आ रहे होते हैं सब कुछ पर्पल होता है, हम येलो नजर आ रहे होते हैं, याद है। इंफ्रारेड कैमराज नहीं देखे कभी, ओहो, अंधेरे में जो देख सकते हैं, अब क्लियर है, वो इंफ्रारेड कैमराज होते हैं, ठीक है, क्लियर है। यहां तक कोई इश्यू, कोई सवाल किसी को चैट में, ओके। अच्छा अब मैं और इंफ्रारेड से कम जाऊं तो हमारे पास आती है, इंफ्रारेड से कम दो आती है, माइक्रो आती है और रेडियो आती है, मैं कौन सी ज्यादा कम है तो मुझे नहीं मालूम। रेडियो और माइक्रोवेव इंफ्रारेड से कम होती है, ठीक है। अच्छा माइक्रोवेव कौन सी है, माइक्रोवेव दो जगह इस्तेमाल होती है आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में। माइक्रोवेव पहली जगह जहां इस्तेमाल होती है आपके माइक्रोवेव ओवन, दूसरी चीज क्या है, टीपी लिंक की डिवाइसेज, इंटरनेट कनेक्शन, जो वाईफाई की डिवाइसेज होती है ना, वो माइक्रोवेव में काम करती हैं, किसमें काम करती हैं,
उसमें और आपके ओवन में सिर्फ इतना फर्क है कि ओवन की इंटेंसिटी ज्यादा होती है, ओवन की इंटेंसिटी ज्यादा होती है। क्लियर है? और अगर कम एनर्जी और भी करते हैं, रेडियो वेव्स होती हैं, ये आपके पहले टीवी एंटीना के लिए काम करती थी। ठीक है, आप काफी सारे टॉपिक हो जाएंगे, लंबा हो जाएगा, लेकिन सब में क्या कॉमन है? ये सारी वेव्स हमारे पास, इसका तो बेसिक फंडामेंटल यूनिट है, वो क्या है? फोटोन है। सब किससे बनी है? ये फोटोन से बनी है। क्लियर है? इजी पॉइंट के फोटोन में क्या फर्क होगा तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमें, मैंने अभी आपको बोला कि एनर्जी नीचे की तरफ बढ़ी, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, इसकी उससे कम, इसकी उससे कम, इसकी उससे कम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फोटोन की एनर्जी हम नापते हैं इस फॉर्मूले से, E इज इक्वल्स टू एच म्यू, लैम्डा भी हो सकता है यहाँ पे ना, लेकिन फिलहाल वो डिपेंड करता है क्या ले रहे हो। एच का मतलब ये कांस्टेंट है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है हमारे पास, और ये हमारा फ्रीक्वेंसी है। क्या है ये? अब सिंपल सा लॉजिक है, अगर कांस्टेंट तो सब में कांस्टेंट ही रहेगा, कांस्टेंट की तो चेंज नहीं होती ना, तो यानी कि जो एनर्जी है किस पे डिपेंड करी? डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी पे। क्लियर? फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? हाँ हाँ, नहीं, फ्रीक्वेंसी होती क्या है? फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी होती है एक लाइट का पार्टिकल कितनी देर से वाइब्रेट करे, ये फ्रीक्वेंसी कम है, ये फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज्यादा है, और ये फ्रीक्वेंसी और ज्यादा है। इजी है, लेकिन ये समझाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक सेकंड में खरबों बार होता है, खरबों से भी ज्यादा बार होता है। ठीक है, एम आई क्लियर? ऑनलाइन वाले भी बताएं सब कुछ क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। ये बेटा एनर्जी ऑफ फोटोन का, एनर्जी ऑफ अ फोटोन। ठीक है, इजी है। अच्छा, इसकी वेव इक्वेशन है C इक्वल्स टू वी लैम्डा। ओके, अच्छा C यहां पर क्या है? ये वाला फॉर्मूला मैंने लिखा है ना, C इज इक्वल्स टू वी लैम्डा, मैं जरा क्लियर कर देता हूं आपका। C इज इक्वल्स टू वी लैम्डा, ये क्या शो कर रहा है यहाँ पे? कभी C का नाम सुना है पहले आपने कभी? कभी C का नाम सुना है आपने? C। अच्छा बता, ये V नहीं है, ये म्यू कहलाता है। सर मैं बुक में इसमें V लिखा था, मैंने V बनाया है। हाँ, C कभी सुना? E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। हाँ, C का वर्ड पहले कभी, C हमेशा एक ही चीज के लिए इस्तेमाल होता है, स्पीड ऑफ लाइट के लिए। किसके लिए इस्तेमाल होता है? यहाँ पर C का जो मतलब है वो है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट। क्या मतलब है C का? स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर है? V का मतलब है फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा का मतलब है वेवलेंथ। अच्छा, ये फॉर्मूला में क्या शो कर देते हैं? स्पीड ऑफ लाइट तो कांस्टेंट होती है। स्पीड ऑफ लाइट क्या है हमारी? स्पीड ऑफ लाइट हमारी चेंज नहीं होती आमतौर पर ना। अगर हमारी स्पीड ऑफ लाइट चेंज नहीं होती तो अगर हम ये बढ़ाएंगे तो ये कम होगी, ये बढ़ाएंगे तो ये कम होगी। मैं क्लियर? स्पीड ऑफ लाइट एक मीडियम में चेंज, हवा में जो स्पीड ऑफ लाइट है, लाल लाइट की जो स्पीड होगी हवा में, वो ऑरेंज लाइट की भी वही सेम स्पीड होगी। क्लियर है? बस यार कुछ चेंजेस होते हैं, उसको इग्नोर करते हैं अभी फिलहाल हम ना। ठीक है, हम सपोज करें कि स्ट्रेट लाइन में जा रही है। ठीक है, अब मैं जरा पानी की बात करूं, पानी में लाल लाइट की जो स्पीड होगी वो ब्लू लाइट की भी होनी चाहिए। बगैर हवा के, बगैर वैक्यूम में सबकी स्पीड एक ही होती है, 299 792 मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि चांद से जाके वापसी आ जाएगी एक सेकंड के अंदर। लाल लाइट भी इतनी देर लगाएगी, ग्रीन भी इतनी ही देर लगाएगी, ब्लू भी इतनी ही देर लगाएगी, एक्सरे और गामा रे भी इतनी ही देर लगाएंगी। डिफरेंस कैसे होगा? फ्रीक्वेंसी का, सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी। गामा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, एक्सरे की उससे कम। ठीक है, उससे कम अल्ट्रावायलेट, उससे कम विजिबल लाइट, फिर कम 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 करते चले जाएंगे। क्लियर है? तो आपको खाली अगर स्पीड चेक, अगर आपको सिर्फ ये देखने की एनर्जी किसकी ज्यादा है किसकी कम है, आप खाली फ्रीक्वेंसी चेक करोगे। क्या चेक करोगे उसकी? अच्छा, अब जो विजिबल लाइट होती है उसमें भी 7 कलर हमने पढ़ा ना, विब्रियो, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। वॉयलेट की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, रेड की एनर्जी सबसे कम होती है। मैं क्लियर? बात समझ में आ रही नहीं आ रही? रेड की एनर्जी कम क्यों होती है? ऑब्वियसली बात है, क्योंकि रेड की फ्रीक्वेंसी कम है। रेड की फ्रीक्वेंसी कम है, यानी कि रेड हमें ऐसी दिखती है, हमें नहीं दिखती। मतलब अगर रेड ये है तो हमारे पास अल्ट्रा वॉयलेट ये होगी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? इजी है यहां तक स्टूडेंट्स?
किसी को कोई सवाल? आगे बढ़ते हैं। बोर्ड अप कर दूं, क्लीन कर दूं मैं, कोई नोट्स बनाने जल्दी से ना। वेव इक्वेशन हमारे से ये शो करती है कि भाई अगर स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, अगर नहीं स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है तो हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो हमारी वेवलेंथ कम हो जाएगी। क्लियर है यहां तक? अच्छा अब ये मजेदार है थोड़ा सा ना, अभी तक ये म्यू था, अब ये वी है, ठीक है। ये क्या नाम है, ई इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला में लिखता हूं, ई इज इक्वल टू एच म्यू सी इज इक्वल टू म्यू लेमडा, और लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ओके, यहां तक कोई इश्यू? क्लियर है? अच्छा अब ये डी ब्रोगली इक्वेशन क्या शो करती है? कभी डी ब्रोगली का नाम सुना है? नाम तो सुना होगा। हाँ भाई, फिजिक्स के स्टूडेंट हो ना? डी ब्रोगली को पहला साइंसदान था जिसने बताया था, मतलब पहला तो नहीं था, खैर टेक्निकल से एक्सप्लेन किया था आइंस्टाइन ने भी इसके, खैर इसने इस पे काम किया है कि कोई भी पार्टिकल वेव की तरह ही बिहेव कर सकता है। अब इससे मुराद क्या है? एक सिंपल सा लॉजिकल सा सवाल पूछता हूं मैं। एक कमरा है, ठीक है, ये कमरा आधा कड़ा, इसमें बीच में दीवार है, इधर से एक बंदा बॉलें फेंक रहा है दीवार के ऊपर, कोई बॉल इधर जा सकती है? अगर बीच में दीवार पूरे कमरे में खड़ी, कोई बॉल उधर नहीं जा सकती। हाँ, अगर मैं एक सुराख कर दूं बीच में, तो जब मैं बॉल फेंकूंगा तो ज्यादा इधर जाके टकराएगी, ऐसा ही है। और अगर मैं दो सुराख कर दूं तो दो जगह टकराएगी, दो ही जगह टकरा सकती है ना, बस दो से जगह टकरा सकती है, मतलब वो टकरा के बाउंस होकर टकरा तो बात है, सीधे डायरेक्ट जाके पहली बार जाके तो एक ही जगह टकराएगी। ये पार्टिकल की प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी है ये? पार्टिकल की। लेकिन वेव क्या होती है? अगर मैं यहां से एक ही वेव फेंकूं तो यहां से दो होके निकलेंगी, यस और नो? बात समझ में आ रही मेरी? और यहां पर मल्टीपल जगह पे टकराएंगी। एम आई क्लियर? दीवार के वो जो नक्शा बनेगा, वो दीवार पे जो बनेगा वो इस तरह से वेव बनेगी ना दीवार के ऊपर, कुछ ऊंची जगह होगी, कुछ नीची जगह होगी, दीवार पे तो मल्टीपल वेव आ जाती है ना। मेरे कहने का मतलब सिंपल है, अभी लंबा टॉपिक नहीं करते हैं। पार्टिकल एक वक्त में एक जगह हो सकता है, लहर वेव एक जगह में काफी सारी जगह पर हो सकती है, ठीक है। तो इसी वजह से इसमें पूरा लंबा थोड़ा प्रोसीजर है वो, खैर वो भी हमारा टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस वक्त, उसके ऊपर हम फोकस नहीं कर रहे, लेकिन समझाना मेरा मकसद है, ठीक है, कैसे किस चीज पे काम किया। क्लियर है यहां तक? अच्छा अब डी ब्रोगली वेवलेंथ जो होती है हमारे पास, इसका एक फॉर्मूला और भी वादा में लिख देता हूं हाथ क्या, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। पी से हमारा मोमेंटम है, पी से मुराद क्या है? मोमेंटम है। एच आपको बताया था मैंने अभी, एच क्या है भाई? हाँ भाई एच क्या है? ऑनलाइन वाले भी बताएं भाई, एच क्या है? एच क्या है अभी बताया था मैंने। ये क्या है? ये तो वेवलेंथ है, चलो शाबाश। एच बेटा प्लैंक्स कांस्टेंट है, अभी बताया था। ओके, ये कांस्टेंट वैल्यू चेंज नहीं होती। क्लियर है? अब एम आपको पता है क्या है, वी आपको पता है क्या है। ओके क्लियर है यहां तक? वी क्या है? वेलोसिटी, और एम क्या है? मास है। ये वी नहीं है, ये वाला वी नहीं है, ये वाला वी नहीं, ये वी है। ओके, ये वाली बात दिमाग में रखिएगा। क्लियर है यहां तक? ये वेवलेंथ ये थी हमारे पास, अलग फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का साइन होता है म्यू, क्या होता है? म्यू। और ये वी है, वी का मतलब वेलोसिटी होता है। क्लियर है यहां तक? ऑनलाइन वालों का भी सब क्लियर है भाई? ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट, ये बताते हैं कि भाई ये आपके पार्टिकल्स को फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट करता है। क्लियर है? क्योंकि देखो सर दोनों प्रॉपर्टीज हैं, ये वेव की प्रॉपर्टी है भाई, फ्रीक्वेंसी वेव की होती है ना, वेवलेंथ वेव की होगी, यस और नो? वेवलेंथ वेव की होती है ना, और मास पार्टिकल का होता है, मास पार्टिकल का होता है। तो ये जो डी ब्रोगली इक्वेशन है, ये आपकी वेव को पार्टिकल को कनेक्ट करता है। ये शो करता है कि एक चीज दोनों तरीके से बिहेव करती है, दोनों तरीके से बिहेव कर सकती नहीं है, करती है, ये साबित कर रहा है, कैलकुलेटेड फॉर्मूला है, ठीक है। ओके क्लियर है यहां तक? ओके, अब्दुल रशीद एंड अब्दुल कबीर, ये दो स्टूडेंट्स हैं ऐसे ही ऑनलाइन के ऊपर ना। खैर आप लोगों को जो भी सवाल हो मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके
और भी अगर कोई स्टूडेंट है ऑनलाइन अपने नेम बता दें ताकि जो है ना मेरे भी दिमाग में रहे। यहाँ तक कोई इशू? अच्छा, अब जरा एक सवाल आएगा आपके दिमाग में, अगर मैं क्लियर कर दूं, ये सवाल आपके काफी जगह काम में आएगा, लेकिन ये बात दिमाग में होनी चाहिए आपके। बेटा देखो, हमारे पास ये चीज अभी इस चैप्टर की नहीं है, लेकिन ये दिमाग में होनी चाहिए, आप लोगों सबको बता रहा हूं मैं। पार्टिकल्स क्या क्या होते हैं? पार्टिकल्स सुना है ना अभी, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल, कैथोड रे, ये क्या नाम है आपका, अलग अलग रे, कनाल रे, सब सुना है आपने, ये पता होने चाहिए आप, ठीक है। टॉपिक आपका है, लेकिन आपके एमसीक्यूज में आती है इस तरह की चीजें ना। पहले आपका कैथोड रे क्या है? कैथोड रे इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या है ये? ठीक है, ये वाली बात दिमाग में रखिए। कैथोड रे किसकी बनी हुई है? कैथोड रे बनी हुई होती है इलेक्ट्रॉन्स की। किसकी बनी हुई होती है? लेकिन 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 ये वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं शेल से बाहर खींच के निकाले गए, शेल से बाहर खींच के, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फ्रॉम द शेल है, फ्रॉम द, ये वाले बच्चों को पता नहीं होती, कंफ्यूज हो जाते इस चीज के अंदर। फ्रॉम द शेल है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के, जैसे कि एक अच्छा खासा एटम बैठा हुआ था हाइड्रोजन का, उसका इलेक्ट्रॉन सुकून से घूम रहा था, आपने किसी भी तरीके से खींच के उस इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, अब वो तेजी से बाहर सीधी लाइन में गया, तो ये क्या है हमारे पास? कैथोड रे। क्या है हमारे पास? जो हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ी 9th क्लास में, वो कैथोड रेस थी। क्लियर है? अब आता है हमारे पास इसी से मिलती जुलती चीज होती है बीटा रे। क्या होती है हमारे पास? अल्फा बीटा गामा। बीटा बीटा रे कह रहे हैं, बीटा पार्टिकल कह रहे हैं। अब बीटा पार्टिकल दो तरह के होते हैं, ठीक है। इनमें से एक तो इलेक्ट्रॉन ही होता है और दूसरा हमारा पॉजिट्रॉन होता है, ठीक है। जिसको नहीं पता पॉजिट्रॉन क्या है उसको इग्नोर करें, जिसको पता है उसको दिमाग में रखें। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन दोनों एक ही चीज है, दोनों इलेक्ट्रॉन ही है, बस फर्क क्या है, इसका नेगेटिव चार्ज होता है, इसका पॉजिटिव चार्ज होता है। ये कहां होता है, कैसे होता है, ये हमारा टॉपिक नहीं है अभी ना। लेकिन ये आए कहां से? देखो, ये तो शेल से आया था ना, ये न्यूक्लियस से निकलते हैं। ये कहां से निकलते हैं? दोनों के दोनों जबरदस्ती निकाले जाते हैं फ्रॉम द न्यूक्लियस। जब न्यूक्लियस टूटता है तो ये बनते हैं। यहां तक कोई इश्यू? इजी है। जैसे कोई बाहरी न्यूक्लियस होता है, किसी के यूरेनियम ले लो, यूरेनियम में न्यूट्रॉन बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो वो कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करके इसको बाहर निकाले, कुछ ना कुछ हो जाता है, कुछ ना कुछ। अभी कुछ ना कुछ क्या होता है, लंबा टॉपिक है, रफली बता देता हूं। जब पॉजिट्रॉन तब निकलता है जब हल्ला भला करे हमें किसी चीज को नेगेटिव बना, यानी हमें न्यूट्रॉन बनाना हो। क्या बनाना हो? प्रोटॉन न्यूट्रॉन बन सकता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन बन सकता है कुछ खास कंडीशंस के अंदर, कुछ खास। तो जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनता है तो पॉजिट्रॉन निकलता है, और जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन बनता है तो इलेक्ट्रॉन निकलता है। क्लियर है? ये निकल रहे कहां से? न्यूक्लियस से निकल रहे। कहां से निकल रहे? ये शेल से निकल रहा था, इसको निकाला गया था, ये न्यूक्लियस से निकल रहा है। ये किससे निकल रहा है? ये वाली बात क्लियर है? प्रोसीजर अगर लंबा छोड़ा है वो किसी और क्लास में हम देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। कनाल रे। अब कनाल रेज क्या होती है बेटा? कनाल रेज जो है ना, ये कुछ खास नहीं है। ये आपके पास होता क्या है, आपके पास एक अच्छा खासा एटम रखा हुआ था, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन आके टकराए कैथोड रे वाले, तो उसके खुद के इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएंगे, तो खुद क्या हो जाएगा वो? मैं सवाल समझाता हूं। देखो मिसाल के तौर पर अच्छा खासा एक न्यूक्लियस था, एटम था। इस एटम का नाम है, सपोज करो ये सोडियम है, इमेजिन कर लो, सोडियम नहीं बल्कि क्लोरीन है। क्या है ये? अच्छा खासा सुकून से बैठा हुआ था, ये आया कौन? कनाल, कैथोड रे का पार्टिकल आया, इस पर टकराया, खुद भी बाहर जाता है और इसका भी ले गया साथ में। क्लियर है यहां तक? तो ये दोनों कैथोड रे थे, दोनों क्या है? लेकिन अब मसला है, इसमें तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना, यस और नो? इसका नेगेटिव बाहर चाहिए तो क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब ये कहां जाएगा? अगर ये इधर से दूर भागा तो यानी कि इधर क्या होगा हमारे पास? पॉजिटिव होगा, उधर क्या होगा? सॉरी उल्टा बोल दिया, इधर नेगेटिव होगा, तभी तो दूर भाग रहा है ना, और इधर पॉजिटिव होगा तभी तो इधर भाग रहा है। यस और नो? तो अब ये पॉजिटिव हो गया, अब ये किधर भागेगा? ये इधर भागेगा। ये इधर भागेगा तो ये भी एक तरीके से रे बन गया एक तरीके से, तो ये कनाल रेस कहलाती है। अब कनाल रेस में कोई भी पार्टिकल हो सकता है, क्लोरीन का भी हो सकता है, फ्लोरीन का भी हो सकता है, हीलियम, नियोन, आर्गोन, कोई भी गैस का पार्टिकल हो सकता है, ठीक है। सॉलिड में करना थोड़ा मुश्किल है। ओके, तो आपका कनाल रेस क्या होती है हमारे पास? कनाल रेस हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं, ठीक है। यहां तक कोई इश्यू? ये तो चलो बेसिक सी होगी ना।
अब हमारे पास जो है वो है हमारे पास अल्फा। अच्छा बीटा को हम ब्रैकेट में बना के ऐसे भी लिखते हैं, बीटा ये बनती है हमारे पास, आई थिंक नहीं तो गामा बना दिया मैंने, मतलब बीटा बनाना भूल गया। ठीक है ऐसे ही बनता है शायद, जिसको पता है बीटा कैसे बनाते हैं बना ले भाई। अल्फा रे, अल्फा रे नहीं होती, अल्फा पार्टिकल होते हैं। वैसे आमतौर पर अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन इसको आप रे भी ट्रीट कर सकते हो, अल्फा पार्टिकल। अच्छा अल्फा पार्टिकल बड़ा मजेदार है, ठीक है। टेक्निकली देखा जाए तो अल्फा पार्टिकल करनाले तकरीबन सेम चीज है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है इसके अंदर। अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है। अल्फा पार्टिकल क्या है हमारे पास, पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयन है ये, देखिए स्पेसिफिकली किसका होता है, हीलियम का, हीलियम आयन, ठीक है। इसका ये और इसकी जो सोर्स होती है वो भी न्यूक्लियस, ये भी न्यूक्लियस से निकलता है, ओके। कहां से निकलता है ये, न्यूक्लियस है, फ्रॉम द न्यूक्लियस, ये भी फ्रॉम द न्यूक्लियस है, ओके। अच्छा इसका चार्ज क्या होता है, देखो इसका ये इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिवली चार्ज था, ये नेगेटिवली चार्ज था, ये नेगेटिवली चार्ज था। इसका चार्ज हमेशा 2 पॉजिटिव होगा, कितना होगा, क्योंकि हीलियम का न्यूक्लियस है ना, हीलियम के न्यूक्लियस में क्या होता है हमारे पास, 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, क्लियर है यहां तक। यानी कि एटॉमिक नंबर 2 है और इसका न्यूट्रॉन का नंबर भी 2 है, तो न्यूट्रॉन का 0, उसका मास क्या होगा हमारे पास, अच्छा मास की तरफ आते हैं, इसका मास होगा हमारे पास 4 mu, कितना होगा, इसका 4 mu होगा। ये इलेक्ट्रॉन है, इसका हम कंसिडर करते हैं ऑलमोस्ट 0 mu इसका मास है। सेम गोस फॉर बीटा, नहीं बेटा ये तकरीबन 0 है, असल में 0 नहीं है, ये वाली बात दिमाग में रखिएगा। ये डिपेंड करता है कि एटम कौन सा है, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन दी एटम, डिपेंड्स अपॉन दी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है फ्लोरीन का लोगे तो अलग मास होगा, क्लोरीन का लोगे तो अलग मास होगा, यस और नो। अल्फा पार्टिकल का फिक्स होता है, क्लियर है, कोई सवाल, पिक्चर भी पूरा करके लेंगे ना। अब आता तीसरा पार्टिकल गामा। अच्छा बेटा गामा पार्टिकल जो है ना ये असल में हाई एनर्जी लाइट है, हाई एनर्जी। गामा पार्टिकल किसका बना हुआ था, ये फोटॉन्स का बना हुआ है, फोटॉन्स का क्या है, फोटोन ही है, हाई एनर्जी फोटोन है। यहां तक कोई इश्यू, ये भी फ्रॉम द न्यूक्लियस है, और इसका जो मास होता है हमारे पास वो होता है हमारे पास 0, तकरीबन 0 नहीं है, इसका एक्चुअल में 0 है, इसका इसका फिक्स है 0। लाइट का वजन नहीं होता, ऑनलाइन में सबको क्लियर है। हाँ बीटा तो इलेक्ट्रॉन है ना, तकरीबन ना के बराबर, तकरीबन 0, तकरीबन 0, इसका डिपेंड करता है, इससे ज्यादा ही होता है आमतौर पर। ये अल्फा पार्टिकल, अच्छा एक बात है हीलियम का पॉलिटिकल, ये दो प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन ही तभी बनेगा ये, क्लियर है। अब वो रिएक्शंस क्या होते हैं कैसे बनते हैं ये दिलचस्प टॉपिक है, बट ये ईकेट के लिए नहीं है, ठीक है, किसी और क्लास में देखेंगे। ओके आगे बढ़ते हैं, जिसको पिक्चर लेनी है स्क्रीनशॉट लेना ले लें। ऑनलाइन में मुझे लग रहा है खाली अब्दुल रशीद पढ़ रहे हैं, बाकी तो कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा। 8 लोग ऑनलाइन है लेकिन किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। कंटिन्यू करें आगे। अच्छा बेटा चैप्टर 2 जो होता है वो फंडामेंटल, वो बेसिक्स के बारे में था, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, सब चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। पेपर में आपके एमसीक्यूज आएंगे, कैसे कैसे एमसीक्यूज आएंगे समझाता हूँ, रफली समझाता हूँ। आएगा एमसीक्यू भाई इसका एटॉमिक नंबर बताओ, उसका एटॉमिक मास बताओ, कौन सा ग्रुप है, कौन सा पीरियड है, हल्के फुल्के इस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है। अभी मैं कुछ एग्जांपल्स करवा दूंगा, पहले अभी हम करें चैप्टर नंबर 3। अच्छा चैप्टर नंबर 3 हमारा है थ्योरी ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ये सेकेंड ईयर वाले ही पढ़ के आए, पढ़ा है नहीं, फर्स्ट ईयर वालों ने पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर वालों ने पढ़ा है। ओके फर्स्ट ईयर वाला टॉपिक है ये, आप लोगों को थोड़ा जंग लग गया होगा, थोड़ा पुराना हो गया होगा सेकेंड ईयर वालों को जो ईकेट करने के लिए अब आए। असल में एक बात याद रखिएगा, पहली चीज, कोई भी एलिमेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, एक सवाल है, आप लोग खड़े होकर क्यों नहीं पढ़ रहे, वो सिंपल सवाल है,
खड़े होकर पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे? हाँ, एक सवाल, सिंपल सवाल है, जोर से बोले, जवाब दें। थक जाएंगे, एनर्जी जाया हो रही है। अब यार लो एनर्जी की स्टेट में, लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो लेट के पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा। आया ना? सवाल सीरियस है ना? तो भाई हर चीज दुनिया की, चाहे वो फिजिक्स का रूप कोई भी हो, उसको एक चीज चाहिए, मुझे मेरी एनर्जी कम करके दो, मुझे मेरी एनर्जी। चलती हुई गाड़ी क्या कही जाएगी? रुकना चाहेगी, रुकना चाहती है ना वो। ठीक है, आप ब्रेक नहीं भी मारो रुक जाएगी थोड़ी देर में जाके। मार्कर आपने छोड़ा, कहां जा रहा है? वो नीचे जा रहा है, वो भी अपनी एनर्जी क्या करना चाह रहा है? कम करना चाह रहा है। ठीक है, एक इंसान है वो डेड क्यों होता है? सीधी सीधी बात है भाई, इंसान को जिंदगी एनर्जी जाया कर रहा है, फाइनल स्टेट उसकी क्या है? विदाउट एनर्जी है। एक लॉजिक है मेरा, भागता हुआ इंसान रुकना चाहेगा क्योंकि कम एनर्जी है, रुका हुआ इंसान खड़ा रहना बैठना चाहेगा, कम एनर्जी है, बैठा हुआ इंसान लेटना चाहेगा, और लेटा हुआ इंसान, खैर समझ गया ना? ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? ये बेसिक सा क्लियर सा कॉन्सेप्ट है इसका ना। हर चीज अपनी एनर्जी कम करना चाह रही है। ये कॉन्सेप्ट आपने दिमाग में बिठा लिया ना, आपको कितने सीक्रेट्स पता चलेंगे आपको अंदाजा ही नहीं है। आपको ये पता चलेगा कि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन क्यों होता है और हीलियम में दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन क्यों होते हैं, सिर्फ दो प्रोटॉन क्यों नहीं होते, या हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन क्यों नहीं होता, सिर्फ एक प्रोटॉन क्यों होता है। हर जगह हर चीज का जवाब क्या है? लो एनर्जी स्टेट। क्या जवाब है इसका? चीनी का क्रिस्टल बनता है, मेटल के मेटलिक बॉन्ड अलग बनते हैं, आयनिक बॉन्ड अलग कैटेगरी के अंदर जाते हैं। क्यों? डिपेंड, एनर्जी जिसमें लो हो जाए, एनर्जी जिसमें लो हो जाए। ग्रुप वन के ग्रुप सेवन के आयनिक कंपाउंड क्यों बनाते हैं? क्योंकि उसमें एनर्जी लो हो रही है, कोवेलेंट कंपाउंड नहीं बना सकते, इंपॉसिबल सी चीज है, शेयरिंग करना नामुमकिन सी बात है। तो हर चीज अपनी एनर्जी लो करना चाह रही है, ये वाली बात दिमाग में बिठा दें। ओके, अब ये वाली बात क्लियर है? हर चीज इस यूनिवर्स की अपनी एनर्जी कम करना चाह रही है, अपनी एनर्जी कम करना चाह रही है। जंग क्यों लगता है? हवा चली, हवा चली, जंग 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 बोल रहा हूँ, लोहे पे जंग लगता है ना, ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है, क्यों लगता है? पर लोहे की एनर्जी जंग के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा होती है। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, डिटेल्ड कॉन्सेप्ट तो बहुत ही अलग है। ठीक है, तो जंग लग जाता है, एनर्जी कम हो गई। मैग्नीशियम और लोहे को चिपका के रखो तो किस पे जंग लगेगा? मैग्नीशियम पे लगेगा, क्योंकि मैग्नीशियम की एनर्जी लोहे के मुकाबले ज्यादा होती है कंपैरेटिवली ग्राउंड स्टेट के अंदर ना। तो जंग लग के उसकी एनर्जी ज्यादा कम होती है, तो लोहे के मुकाबले उसकी एनर्जी, जो चीज अपनी एनर्जी कम कर सकती है ना वो करेगी, और जितनी कर सकती है उतनी ज्यादा करेगी। ये यूनिवर्स का रूल है। यूनिवर्स का क्या है? ये रूल है। क्लियर है? अब ये स्टार फॉर्मेशन से लेके, क्या नाम है, ह्यूमन बर्थ से लेके ह्यूमन डेथ से लेके, लहरें कैसे चलती हैं, चांद कैसे घूमता, सब जगह ये रूल अप्लाई हो रहा है। ओके, बेसिक सा रूल है। ओके, अब आते हैं वापसी, सब मैंने ऐसा क्यों करा। अब बात ये होती है, सपोज करें, ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है, थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, समझाता हूं। मैं हूं एक एटम, ठीक है, मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? ना मुझे कुछ चाहिए ना मुझे कुछ लेना। आखिरी शेल की बात कर, जब मैं बोलो मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन, मैं आखिरी शेल की बात करूंगा, भले मेरे अंदर 3 शेल हो, 4 शेल हो, 5 शेल हो, आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। मुझे ना कुछ चाहिए ना कुछ लेना है ना कुछ देना है। लेकिन अब आप दो हैं, जब कोई भी रैंडम है, एक ए बी है बंदा और एक बी बंदा है। ए बंदे के पास सिर्फ एक ही आखिरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। क्या है? चाहिए कितने उसको? 8, टोटल 8 चाहिए ना, और आपके पास 7 है, और आपको सिर्फ एक और चाहिए। टोटल 8 की जोड़ी पूरी करनी है ना, ऑक्टेट पूरा करना है। क्या पूरा करना है? तो अब आप क्या करोगे? आप उनसे 7 छीन सकते हो? नहीं ना, तो यार एक भी ले जा। अब क्या हुआ? अब आपका देखो, समझना जरा मेरी बात। सपोज करो मेरे पास 3 शेल है, पहले वाले को इग्नोर करा, दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन है, ये बीच में न्यूक्लियस है। ओके, चलो पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है, आखिरी वाले में 1 इलेक्ट्रॉन, आखिरी वाले में 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है यहां तक? अब दूसरे वाली कंडीशन के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। अभी इनका नाम नहीं ले रहा कौन सा है। अब क्या होगा यहाँ पर? अब इस बेचारे को आखिरी शेल में 8 चाहिए, आखिरी शेल में क्या चाहिए? तो बोले यार ये एक भी तू रख ले, एक भी तुम रख लो, मैंने आपको गिफ्ट कर दिया। तो ये एक यहां से निकल के यहां चला गया। अब इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेगा? इसके आखिरी शेल में अब कितने इलेक्ट्रॉन? इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? आखिरी शेल में इसके, हाँ, अब आखिरी शेल ये हो गया ना उसका। अब इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि बाहर वाला शेल तो खत्म हो गया, और इसके भी आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे।
बट फर्क ये है कि इसके बाद हल्का सा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, इसने इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर भी क्या होगा हमारे पास, इसके ऊपर भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हमारे पास। तो स्टार्टिंग में ये हमारे पास ए था, ये बी था, इसका नेगेटिव चार्ज, ये है ए, ये है बी। तो हुआ क्या, हमारे पास एक ए था, ए ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, खुद पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। बी ने क्या करा, बी ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और बी पे क्या चार्ज आ गया हमारे पास, नेगेटिव। तो इन शॉर्ट क्या हुआ, हमने ए लिया, बी लिया, आफ्टर रिएक्शन ये हो गया, ए बी हो गया। क्लियर, इसका हल्का था नेगेटिव, इसका हल्का था, हल्का सा नहीं पूरा पॉजिटिव आयनिक बॉन्ड बन गया हमारा। क्या बन गया ये, बना क्यों, क्योंकि ऑक्टेट पूरा करना था। क्या पूरा करना था हमें, ऑक्टेट। क्या पूरा करना था, 8 8 का जोड़ी, 8 का सेट पूरा करना था। ठीक है, हाइड्रोजन में सिर्फ 2 का सेट होता है, ड्यूप्लेट होता है। ठीक है, हाइड्रोजन में सिर्फ एक चाहिए होता है, तो एक ले भी लेता है और एक दे भी देता है। ठीक है, लेकिन आमतौर पर क्या होता है, 8 की जोड़ी पूरी करनी है। ये तो आयनिक कंपाउंड बना ना, एक दे दिया एक। अब मैं बात करता हूं नाइट्रोजन और नाइट्रोजन की। किसकी बात करता हूं मैं, नाइट्रोजन के आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 2 नाइट्रोजन है, दोनों के पास 5-5 इलेक्ट्रॉन है। अब या तो 3 किसी से छीने। अब मसला ये है कि बेटा एक बात दिमाग में रखिएगा, एक देने वाले के लिए देना आसान है, 2 देने वाले के लिए देना थोड़ा मुश्किल है। ये बात दिमाग में रखिए। ग्रुप 1 हाईली रिएक्टिव है कि वो एक आराम से दे सकते हैं, ग्रुप 2 लेस रिएक्टिव है कंपैरेटिवली 1 के मुकाबले। ठीक है, तो क्योंकि वो 2 दे सकते हैं, कितने दे सकते हैं, 2। ग्रुप 7 वाले 1 ले सकते हैं, तो वो हाईली रिएक्टिव है। ग्रुप 6 वाले 2 ले सकते हैं, थोड़ा सा लेस रिएक्टिव है, थोड़ा सा। तो जो 3 वाले थोड़ा और लेस रिएक्टिव होंगे। ये एक जनरल ट्रेंड है, हमेशा ऐसा फॉलो नहीं होता, लेकिन एक जनरलाइज बात कर रहा हूं मैं। क्लियर है यहां तक, अच्छा। आगे बढ़ते हैं। अब मसला यहां पे दोनों को 3-3 चाहिए ना, इन्होंने बोला भाई एक काम करो, मैं तुम्हें दूंगा नहीं, मैं क्यों दूं बिला वजह, आया ना, ये भी नहीं देगा, मैं क्यों दूं बिला वजह, दोनों एक जैसे हम शक्ल है। तो उन्होंने बोला एक काम करो, हम 3 बांट लेते हैं, तुम 3 अपने दो, मैं 3 अपने देता हूं। ठीक है, इजी है। अब इसके पास कितने हो गए, और अब इसके पास कितने हो गए, कॉन्सेप्ट क्लियर है। कोवेलेंट में शेयरिंग हो रही है, आधे तुम दो आधे मैं दूंगा। आयनिंग वाला मैंने तुम्हें दे दिया, तुम्हारा। क्लियर है, अब वो दे दिया छीन लिया, बात एक ही है फिलहाल ना, टेक्निकली दिया नहीं आता, छीना जाता है। क्लियर है, हमें पता कैसे चले। अच्छा, कभी कभार कोवेलेंट कंपाउंड सेम एलिमेंट के दरमियान, चाहे वो नाइट्रोजन नाइट्रोजन हो, क्लोरीन क्लोरीन हो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो, फ्लोरीन फ्लोरीन हो, सब में अगर वो मेटल नहीं है, अगर वो मेटल नहीं है, ये नॉन के लिए स्पेसिफिकली कंडीशन है, तो हमेशा कोवेलेंट कंपाउंड बनेगा। कौन सा बनेगा हमेशा, कोवेलेंट। कौन सा बनेगा, सेम के दरमियान। किसके दरमियान, सेम के दरमियान। क्लियर है, डिफरेंट के दरमियान आयनिक भी बन सकता है और कोवेलेंट भी बन सकता है। आयनिक भी बन सकता है, और आयनिक कब बनेगा, जब ये समझे, जब एक बार देना बहुत चाहता है, दूसरा लेना बहुत चाहता है। इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट, सिंपल सा लॉजिक दिमाग में इस तरह से रखें, जब एक की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होगी तो वो छीनना चाहेगा। क्या चाहेगा, जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन की होती है 4, वो छीनना चाहता है। क्या चाहता है, वो छीनना चाहता है। और हम बात करते हैं सोडियम की, सोडियम की होती है बहुत कम, वो क्या चाहता है, वो देना चाहता है। उसकी बहुत कम है ना इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तो जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत कम है, किसी की बहुत ज्यादा है, तो ज्यादा वाला कम वाले से लेना चाहेगा। क्या करना चाहेगा, और दोनों की तकरीबन बराबर है तो वो बांटना चाहेंगे। क्लियर है, इजी है। इसका सिंपल सा लॉजिक है, जिसकी ताकत ज्यादा है, इसकी ताकत कम है, ताकत ज्यादा वाला छीन लेगा। अगर दोनों की ताकत तकरीबन बराबर है तो वो क्या करेंगे, शेयर करेंगे। क्लियर है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर बहुत ज्यादा है, अगर बहुत, तो आयनिक कंपाउंड है, अगर बहुत कम है तो कोवेलेंट कंपाउंड है। क्लियर है, यहां तक कोई इश्यू, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, हाँ भाई सबको क्लियर है। अच्छा, अब एक बांटा हुआ तो सिंगल है, 2 बांटा हुआ तो डबल है, 3 बांटा हुआ तो ट्रिपल है, 4 बांट नहीं सकते। क्लियर है, ये सारी बातें दिमाग में रखिएगा। क्यों दिमाग में रखिएगा, क्योंकि अभी आगे जाके ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो 9th क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं मैं अभी आपको। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्या होगा, मुश्किल होगा। यहां तक कोई इश्यू, हाँ एक चीज बताना भूल गया मैं, लुईस स्ट्रक्चर दिमाग में रखें। जो मैंने अभी डायग्राम बनाई थी ना बोर्ड के, वो लुईस स्ट्रक्चर। लुईस स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें हम ये शो करते हैं, नुक्तों से शो करते हैं, जैसे कि ये भी नाइट्रोजन है, ये भी नाइट्रोजन है, इसके इलेक्ट्रॉन मैंने क्रॉस से शो करें और इसके मैंने डॉट से शो करें। हाँ हाँ, ये लुईस स्ट्रक्चर बनाया मैंने आपका ना,
डॉट एंड क्रॉस से शो करते हैं ताकि पता चले किसने किसको कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए। ओके, हाँ अब ये बड़ा मजेदार है। अब आते हैं इस टॉपिक के ऊपर, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। इससे वो बाद में आएंगे, पहले हम आएंगे हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर, बल्कि नहीं दोनों पे एक साथ ही आते हैं। देखो एक बात याद रखिएगा, बेटा ये कॉन्सेप्ट, मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा, ये कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा मुश्किल है। जो लाइव क्लास के अंदर है, जो ऑनलाइन है, उनके लिए भी थोड़ा समझना ज्यादा मुश्किल हो। फिजिकल क्लास वालों को तो वैसे ही जूस निकला इस कॉन्सेप्ट के अंदर, क्योंकि ये अक्सर चीजें क्लियर नहीं करते। हेड ऑन हेड और साइडवेज ओवरलैपिंग का मकसद क्या है, पहले हम एक चीज क्लियर करेंगे, फिर हम दूसरी चीज क्लियर करेंगे, ठीक है। सपोज करो कार्बन है, ये भी कार्बन है। कार्बन के पहले शेल को इग्नोर कर दें, पहले शेल का कोई काम नहीं है, बॉन्डिंग में इस्तेमाल नहीं हो रहा, हम सिर्फ आखिरी शेल की बात करेंगे। हम किसी शेल की बात करेंगे? कार्बन के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इशू ये है, अब इशू ये 4 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें से एक एस ऑर्बिटल में होगा, 3 पी ऑर्बिटल में होंगे, याद है? एसपीडीएफ ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे पास, एक एस में होगा और 3 पी में होंगे। किस में होंगे? एक एस इलेक्ट्रॉन 4 है, एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, बल्कि नहीं तीनों में इनके एक इलेक्ट्रॉन एस में होगा, एक इलेक्ट्रॉन पी एक्स में होगा, एक पी वाई में होगा और एक पी जेड में होगा। अब इशू यहां पर ये आता है कि एस की शेप होती है गोल, पी एक्स की टेढ़ी होगी, और थोड़ा सबके अलग अलग होती है, लेकिन होती सबकी सेम सेम शक्लें। ठीक है, ये पी एक्स है, समझाने के लिए पी वाई है, और पी जेड बोर्ड से बाहर आ रहा है। क्लियर है? यानी पी एक्स ऐसा होगा, पी वाई ऐसा होगा, पी जेड बोर्ड से बाहर आ रहा होगा। क्लियर है? ये लाइन बोर्ड से बाहर आ रही है, ये बोर्ड से बाहर आ रही है, स्ट्रेट स्ट्रेट बाहर आ रही है। क्लियर है? ठीक है, और ये एस तो पूरा गोली होता है। अब मेरा मसला ये है कि अगर मैं 4 कार्बन के एटम से 4 बॉन्ड बनाऊं, अगर 4 अलग अलग ऑर्बिटल बना रहे हैं तो चारों बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी अलग अलग होगी। कॉमन सेंस की बात है ना। मिसाल मैं आपको दे रहा हूं, ये 3 बॉन्ड हमारे तीनों मिलते जुलते स्ट्रक्चर है, तीनों मिलते जुलते ऑर्बिटल है, इनकी स्ट्रेंथ बराबर। इनकी स्ट्रेंथ क्या होगी? अगर ये बना तो इसकी स्ट्रेंथ अलग होनी चाहिए, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। क्यों? अब ये सवाल जरा इंपॉर्टेंट समझिएगा। यहां पे होती है हाइब्रिडाइजेशन। क्या होती है? ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा लें, क्या होती है यहां पे? हाइब्रिडाइजेशन। कैसे होती है, क्या होती है, वो लंबा टोरा टॉपिक है, फिलहाल शॉर्ट में करके बताता हूं। समझिए, कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने, कितने बॉन्ड बनाने? तो उससे क्या करा, 4 इलेक्ट्रॉन लिए, 4 ऑर्बिटल्स लिए, इनको मिक्स करा, ब्लेंडर में डाल के मिक्स कर दिया, और 4 नए बना दिए। 4, उनका जो नाम है वो है हमारे पास sp3 sp3 sp3, और यहां तक कोई इश्यू? कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लेते हैं, सपोज चारों तरफ हाइड्रोजन लगी हुई, कितनी लगी हुई, क्या लगी हुई है? तो 4 बराबरी के बॉन्ड मिल गए। एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा। क्लियर? चारों बराबरी का मिल गया। ये sp3 हाइब्रिडाइज है। क्या है ये? अब दूसरी कंडीशन पे जाते हैं। अब दूसरी कंडीशन में क्या है, कार्बन को सिर्फ 3 बॉन्ड बनाने, 3 डायरेक्ट बॉन्ड बनाने। कितने बनाने? 3 डायरेक्ट बॉन्ड बनाने। समझिएगा जरा मेरी बात, जैसे कार्बन और कार्बन के आपस में डबल बॉन्ड है। कितने बॉन्ड है? इधर एक बॉन्ड है, इधर एक बॉन्ड है। तो टेक्निकली कार्बन ने कितनी चीजों के साथ बॉन्ड बनाना है? 3 के साथ बॉन्ड बनाना है ना, 3 अलग अलग चीजों के साथ। ऐसा ही है, बॉन्ड तो 3 डिफरेंट चीजों के साथ है ना, 3 डिफरेंट चीजों के साथ बॉन्ड बनाना है। तो अब वो क्या करेगा, अब वो चारों को मिक्स नहीं करेगा, वो सिर्फ 3 को मिक्स करेगा। कितनों को मिक्स करा उसने? 3 को। अब वो क्या करा उसने, अब क्या करा उसने? अब उसने करा एस, क्योंकि एक एस और 2 पी लिए ना, sp2 बनाया, sp2 बनाया, sp2 बनाया, और एक पी एज छोड़ दिया। ये पी जेड है। क्लियर है? अब क्या होगा, sp2 sp2 sp2, ये जो पी जेड है ना, वो ये टेक्निकली ये वाला है। उसकी शेप अभी ऐसी नहीं होती, उसकी शेप ऐसी नहीं होती। क्लियर है यहां तक? अब मैं इसकी शेप दिखा दो बनती कैसे है। यहां तक कोई इशू? कोई इशू यहां तक? ये समझ में है कि अगर अगर सपोज करें यहाँ पे 3 बॉन्ड बनने होते, कितने बनने होते? 3। तो वो sp 2 बना, तो pp 2 छोड़ देता। क्लियर? लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे रखते हैं। अब मैं स्ट्रक्चर समझा रहा हूं थोड़ा सा ना।
दिमाग में बिठाइएगा ये वाली बात। कार्बन है, इस कार्बन के पास 3 sp2 है, 3 sp2 है और एक p है। क्लियर है? तो sp2 की शेप ऐसी होती है थोड़ी सी, एक sp2। क्लियर है? ये दूसरा sp2, ये पूरा sp है। ओके, ये वाली बात दिमाग में रखिएगा, sp ये पूरा एक है और ये तीसरा sp2। क्लियर है? ये कार्बन है, ये क्या है? ये कार्बन का स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं। क्लियर है? हाँ हाँ, ये वाले ये इथीन का बना रहा हूं ना। क्लियर है? तो यानी कि ये एक sp2 बन गया हमारा, ये एक sp2 बन गया हमारा और ये एक sp2 बन गया हमारा। ये जो चोंच बनी हुई ये पीसी का पार्ट है, वाली बात दिमाग में रखिएगा। क्लियर है? बचा क्या हमारे पास? एक पी भी तो बच गया ना, वो हमने एज इट इज बना दिया हमने। ये पूरा पी है, ये पूरा क्या है? पी है। ठीक है, पी एक्स पी वाई डी पी जो लेना ले लें, आपका वो मसला नहीं है यहाँ तक ना। अब इशू क्या आता है? इशू ये आता है यहां पर भी एक और कार्बन होगा, ऑब्वियस सी बात है, तभी तो बनाना। ये 2 कार्बन है ना। अब इस कार्बन की अलग चीज होगी, इस कार्बन में फोकस नहीं, फोकस आपका इस कार्बन पर रहेगा। क्लियर है? इस कार्बन के ऊपर भी हमारे पास ये रहा एक sp2, ये रहा एक sp, ओहो ये गलत बना दिया मैंने, और ये रहा दूसरा। ये कहाँ क्या जा रहा है? हमारा फोकस इसके ऊपर है। क्लियर? अच्छा, इसका भी पी बचा हुआ होगा। ये डायरेक्ट बॉन्ड बना है, ये सिग्मा है। ये क्या है हमारे पास? सिग्मा। ये हाइड्रोजन के साथ बना है, ये भी डायरेक्ट क्या है हमारे पास? सिग्मा। ये भी डायरेक्ट बना है हाइड्रोजन के साथ, ये भी क्या हमारे पास? सिग्मा। ये हेड ऑन हो, ये क्या है? हेड टू हेड। क्या है ये? हेड ऑन, डायरेक्ट स्ट्रेट बना है। अब मसला ये है कि ये वाला ये पूरा एक ही है ना। अब ये क्या होगा? ये थोड़ा करवाना शुरू होगा। क्यों? क्यों? एक कार्बन तो हमारा पॉजिटिव होता है, यस और नो? न्यूक्लियस तो पॉजिटिव है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। अब बेटा दो नहीं, ये सबके 2 बने हुए, ये भी एक, ये एक है, ये एक है, ये एक है, ये अलग कार्बन है, ये अलग कार्बन है ना। ओके, अब इशू क्या होगा? ये हल्का हल्का खींच के उसी तरफ जाएगा, हल्का हल्का खींच के इसकी तरफ आएगा, तो हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरह का बनेगा। ये इसका पी खींच के ऐसा हो जाएगा। ये पूरा पी है, ये पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा पी ही है, ऊपर से भी और ये वाला भी पूरा क्या है? पी है, ऊपर से भी और। अब देखो ये तो स्ट्रेट खींचा था ना, अब ये बेचारा कर्व में खींचा है, ऐसा ही है। यानी कि ये समझ लें आप, ये एस था, बल्कि ये समझ लें ये एस या हाँ ये एस था हमारा, स्ट्रेट बना है। और ये जो 2 उंगली है ना, ये दोनों पी है, दोनों क्या है ये? और ये ऊपर से आगे जबरदस्ती मिली है, जबरदस्ती आगे ऐसा तो ऊपर से आगे मिली है। क्लियर है? ये जबरदस्ती मिली है। ये हेड ऑन है और ये हेड ऑन नहीं, ये साइडवेज है। ये क्या है? क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट बाहर थी ना, ये बैंड होके आई है। अगर मैं इसका सिंपल स्ट्रक्चर बनाऊं कंफ्यूजन से बचने के लिए, तो बहुत ज्यादा गंदगी मच गई है, जरा मैं क्लियर करता हूं, फिर मिटा देता हूं। आगे बुक में ये डायग्राम्स बनी हुई केमिस्ट्री की ना, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये एक बॉन्ड इसका, ये एक बॉन्ड इसका, मैं गिठान लगा रहा हूं ताकि पता लगे बॉन्ड बना हुआ है। क्लियर है? ये कार्बन का एक बॉन्ड, ये हाइड्रोजन का एक बॉन्ड, यहां पे मैंने गिठान लगा दी। क्लियर है? ये हाइड्रोजन है। क्लियर है? ये सारे सिग्मा बॉन्ड है, सारे क्या है? अब मतलब वो पी ऑर्बिटल बच गया था, अब वो हल्का हल्का करके इधर जाएगा, ये हल्का हल्का करके इधर आएगा, ये हल्का हल्का करके इधर जाएगा, ये हल्का हल्का करके इधर आएगा। अब ये वाला जो ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये पूरा एक ही है, ये दोनों एक ही काउंट होंगे, दोनों ये एक ही है। तो भाई हल्का सा ऊपर था और हल्का सा ये साइडवेज ओवरलैपिंग, ये हमारा है पाई बॉन्ड। ये कौन सा हमारा? पाई बॉन्ड। सबको क्लियर है यहां तक? हाइब्रिडाइजेशन पता है क्या हुई थी? हमें जितने बॉन्ड बनाने थे उतने 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 मिक्स करके उतने बना दिए। 4 बनाए थे, एक ऐसे 3 पी लेके 4 sp3 बना दिए। 3 बनाए थे, एक ऐसे 2 पी लेके sp2 बना दिए। 2 बनाने थे, एक एस और एक पी लेके sp बना दिया। बस ये हाइब्रिडाइजेशन थी। हाइब्रिडाइजेशन क्या थी? बॉन्ड के बॉन्ड्स का सॉरी ऑर्बिटल्स का मिक्स होना, ऑर्बिटल्स का मिक्स होना। पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड क्या है? हेड टू हेड ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड, साइडवेज ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड। क्लियर है? इजी है? ऑनलाइन वालों को सबको क्लियर है? कोई सवाल हो तो पूछ लिएगा बच्चों। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी डिटेल में मैं इसलिए बता रहा हूं, ईकेड में पढ़ाती नहीं सब चीजें ना, क्योंकि आगे का जो टॉपिक है ना शेप्स का, वो समझना आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए।
अच्छा, डायपोल मोमेंट को इग्नोर कर। डायपोल मोमेंट होती है कि ये एक सिंपल सी वैल्यू है, म्यू इक्वल्स टू क्यू डी। ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है, आप याद कर लें, सिंपल सा इतना याद कर लें। बेटा ये मॉलिक्यूलर शेप आपके लेवल के हिसाब से नहीं है, इसको इग्नोर करें, ये नहीं पढ़े, ये आपके हिसाब से नहीं है।